Assalamu alaikum everyone. Welcome to MedNote.study. This is Ayan and today we are going to cover the next lecture of homeostasis second year biology. आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बहुत ही important है. It's related to water, it's related to fishes and I think you guys will really like this topic. ठीक है? तो before we get to the topic हमने last lecture end किया था एक question के साथ जो कि था कि why don't we use positive feedback for body temperature? तो इसका आंसर हम आज डिस्कस करेंगे। आप में से अगर किसी ने कमेंट्स में आंसर डाला होगा तो मैंने वहां चेक किया होगा जरूर और रिप्लाई किया है, लेकिन राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट फॉर ऑल ऑफ दोज हु मिस्ड इट। सो व्हाई डोंट वी यूज पॉजिटिव फीडबैक फॉर बॉडी टेम्परेचर? हमें पता है कि फीडबैक मैकेनिज्म में नेगेटिव फीडबैक होता है और पॉजिटिव फीडबैक होता है। पॉजिटिव फीडबैक का काम होता है एम्पलीफाई कर देना चेंज को। तो डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि अगर आपको पहले ही गर्मी लग रही है तो बॉडी काम करने लग जाए कि आपको और ज्यादा गर्मी लगे? डू यू थिंक इट्स अ गुड आइडिया? नो, इट्स नॉट। अगर आपको गर्मी लग रही है तो और ज्यादा गर्मी लगेगी, अगर आपको सर्दी लग रही है तो आपकी बॉडी काम कर रही है कि आपको और ज्यादा सर्दी लगे। नीदर ऑफ दोज आर अ गुड आइडिया। So this is why we don't have positive feedback, we have negative feedback. Negative feedback is responsible for stabilizing your body or bringing it back to the normal. वो ये कैसे करता है? अगर आपको गर्मी लग रही है तो इट विल ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल टेम्परेचर, अगर आपको ठंडक लग रही है तब भी वो उसको टेम्परेचर को बढ़ाएगा और नॉर्मल पे ले आएगा। सो दैट इज नेगेटिव फीडबैक एंड दैट इज व्हाई नेगेटिव फीडबैक इज यूज्ड फॉर योर बॉडी टेम्परेचर। नाउ वी आर गोइंग टू एक और इसकी स्पेशल कंडीशन देखते हैं कि एक्चुअली एक सिचुएशन है जहाँ पॉजिटिव फीडबैक आपके बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए भी काम आता है एंड दैट इज पायरेक्सिया। जब आपको बुखार हो जाता है, भले ही बाहर कितनी गर्मी हो रही हो, अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता ही है। क्यों बढ़ता है? ताकि वो बॉडी के अंदर जरासीम जो है उनको मार सके, द बैक्टीरिया दे शुड बी किल्ड। सो दैट इज व्हाई द बॉडी टेम्परेचर गोज अप, बट दैट इज अ स्पेशल केस सिनेरियो। ओके, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी यूज पॉजिटिव फीडबैक फॉर बॉडी टेम्परेचर इन दिस सिचुएशन एंड दिस सिचुएशन अलोन, वरना इट्स ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक। चलो, अब लेट्स गेट बैक टू ऑस्मो रेगुलेशन। जो आज का टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन, इसमें नाम में ही हमें समझ आ रहा है कि ऑस्मो मतलब पानी, रेगुलेशन मतलब किसी चीज को रेगुलेट करना, किसी चीज को मेंटेन करना या उसको ऊंच नीच उसकी। जैसे आप वॉल्यूम को रेगुलेट करते हो अपने फोन में, ज्यादा हो रहा है तो कम कर देते हो, कम होता है तो ज्यादा कर देते हो, दैट्स व्हाट इट इज। So let's start with osmoregulation and osmoregulators. Osmoregulation is basically the process of maintaining the osmotic environment, osmolarity मतलब अपनी बॉडी के अंदर पानी को मेंटेन करना है regardless of the external environment. ठीक है ना? That is osmoregulation. Now the creatures, the organisms that do osmoregulation are called as osmoregulators. तो अगर osmoregulators की हम लोग बात करें तो osmoregulators are the fighters. क्यों fighters कहलाते हैं ये मैं भी बताता हूँ। Because these organisms maintain a constant internal osmotic environment in spite of the changes in external environment. तो बाहर पानी की कोई भी concentration हो, कुछ भी पानी का बाहर चल रहा हो, अपने अंदर का जो पानी हमने रखना है उसको हमने कांस्टेंट एनवायरनमेंट, कॉन्स्टेंटली एक कॉन्सेंट्रेशन में, कॉन्स्टेंटली एक मिकदार में रखना है ताकि बॉडी अच्छे से ऑपरेट करे। नाउ द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड फाइटर्स इज बिकॉज ये प्रोसेस करने में एनर्जी यूज होती है आपकी। डू रिमेंबर, होम्योस्टेसिस के अंदर आपकी बहुत एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो दे आर एक्टिवली यूजिंग एनर्जी। आपके अंदर अभी जितना पानी है, यू आर एक्टिवली यूजिंग एनर्जी टू मेंटेन इट। ठीक है ना? यू आर एन ऑस्मोरेगुलेटर। सो दिस इज व्हाट ऑस्मोरेगुलेटर्स आर। अब ऑस्मोरेगुलेटर्स में भी तीन किस्म के आ जाते हैं। पहले तो जो पानी में रहते हैं, अब पानी में भी दो किस्में हैं। द वंस दैट लिव इन समंदरी पानी, मतलब समंदर का पानी जो कि आपका ओशन हो गया, सी हो गया, और एक होते हैं जो कि आपके रहते हैं इन दी फ्रेश वाटर, जो कि आपकी नदियां हो गई, रिवर्स हो गए। आपको पता है ना, मीठा पानी खारा पानी। सो दैट इज वेयर द डिफरेंस कम्स फ्रॉम। और जो थर्ड टाइप है वो है टेरेस्ट्रियल, जैसे हम हो गए, हम मिट्टी पे रहते हैं, हम जमीन पे रहते हैं। तो द थ्री टाइप्स आर दीज। वी आर गोइंग टू गो ओवर वन बाय वन ऑल ऑफ देम। ठीक है ना? चलो, लेट्स स्टार्ट विद मरीन, जो कि नमकीन पानी में रहते हैं। अब नमकीन पानी में आपको पता है कि यू हैव अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन द वाटर। ठीक है? द वाटर इज सॉल्टी एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस अगेन बाय द स्पेसशिप एग्जांपल जो कि हमने पिछली बार पढ़ी थी। नाउ इट्स नॉट रियली अ स्पेसशिप, यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ सबमरीन और अ वाटर स्पेसशिप व्हाटएवर। ठीक है ना? लेकिन टू अंडरस्टैंड दिस होल कॉन्सेप्ट ऑस्मो रेगुलेशन का, देयर इज वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ऑस्मोसिस। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज बेसिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वेयर इट इज इन हाई कॉन्सेंट्रेशन टू वेयर इट इज इन लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब जहाँ पे सिर्फ पानी है, प्योर है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, टू लो कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पानी तो है लेकिन या तो कम है, और कम होने के साथ साथ या तो पानी के साथ कोई और चीज मिली हुई है जिसकी वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। जैसे आपने नमक में, पानी में नमक मिलाया तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई क्योंकि अब पानी के साथ नमक भी मिल गया। सो दैट इज वेयर दी ऑस्मोसिस फिनोमेना कम्स फ्रॉम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दिस। ठीक है?
तो ये मेरी स्पेसशिप है या सबमरीन है जो अभी पानी में से गुजर रही है, एंड दिस इज ओशन वाटर, और मैं यहाँ बैठा हूँ। अब नमक है इस वाले पानी के अंदर, एंड मैंने अपनी शिप के अंदर पानी रखा हुआ है एक वाटर टैंक के अंदर, जो कि नॉर्मल पानी है, जो कि आजकल आप दिन में पीते हैं, दैट इज कॉल्ड मीठा पानी। ठीक है ना? फ्रॉम व्हाट वी हैव कवर्ड सो फार, हमें इतना पता है कि fresh water wants to always be coming to salt water, क्योंकि this is low concentration and this is high concentration. So following that, अगर ये बाहर आ गया तो क्या आपको लगता है मेरे पास पानी बचेगा, पानी अपने पीने के लिए? नहीं बचेगा, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर मेरे पास पानी नहीं बचेगा तो मैं मर जाऊंगा। सो दिस इज द सेम सिचुएशन दैट फिश लिविंग इन ओशन वाटर हैव टू डील विद। ठीक है ना? तो अब आए हम देखते हैं मरीन फिश को और उनकी प्रॉब्लम्स को। मरीन फिश की प्रॉब्लम ये होती है कि बाहर की सिचुएशन हाइपरटोनिक होती है, हाइपरटोनिक कॉन्सेंट्रेटेड। अब इसको कंफ्यूज नहीं करिएगा, जो कॉन्सेंट्रेशन मैंने प्रीवियसली बताई थी, दिस कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स दैट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड विद सॉल्यूट। सॉल्यूट इज लाइक आपका सॉल्ट आ गया या कोई भी चीज आ गई, प्रोटीन्स आ गए, तो ये सब जब पानी में ज्यादा होता है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है। ठीक है ना? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक इज वेयर पानी कम हो, सॉल्वेंट ज्यादा हो, जैसे नमक ज्यादा हो। तो ये एक प्रॉब्लम हो गई, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फिश के अंदर जितना भी मीठा पानी होता है ना, जितना भी प्योर वाटर होता है, दैट इज ऑलवेज ट्राइंग टू कम आउट इन टू दी ओशन। ये मैंने यहाँ पे फिश बनाता हूँ मैं। तो फिश के अंदर जितना भी पानी है वो हमेशा ओशन में बाहर आने की कोशिश करेगा। तो अगर ऐसा होगा तो फिश के पास पानी ही नहीं बचेगा पीने के लिए, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। तो इसलिए अगर ऐसा हो, दिस लीड्स टू डिहाइड्रेशन। अगर सारा पानी बाहर आ जाए तो डिहाइड्रेशन होने लगेगी। तो इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ सी वाटर। दैट इज देयर सोल्यूशन, कि भाई कॉन्स्टेंटली पानी पीते रहो। अगर आपको बहुत ज्यादा, लाइक लेट्स से यू आर कॉन्स्टेंटली गोइंग टू द रेस्ट रूम, यू आर कॉन्स्टेंटली यूरिनेटिंग, तो आप इतना ज्यादा अगर पानी बाहर एक्सक्रीट कर रहे हो तो आप उतना ही ज्यादा पानी पियोगे भी, ताकि आपकी बॉडी मेंटेन रहे। तो दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है ना? ये हर वक्त ही पी रहे होते हैं। उसके साथ साथ इनके पास होता है रेक्टल एंड सॉल्ट ग्लैंड्स। ये इनकी स्पेशल पावर्स हैं, एंड व्हाट दीज ग्लैंड्स डू इज दैट दे एक्टिवली एक्सक्रीट आउट सॉल्ट्स। क्योंकि ये इतना नमकीन पानी पीते हैं ना, तो ये कॉन्स्टेंटली सॉल्ट्स को भी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं और अपनी यूरिन से भी एक्सक्रीट कर रहे होते हैं। दे क्रिएट हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड मतलब पानी ना होने के बराबर होगा, लेकिन सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होंगे। तो कैसे सॉल्ट्स रिलीज हो रहे हैं बॉडी से? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब आयंस की सूरत में यूरिन से निकाल दिया, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन निकाली। ये देखो मैंने लिखा भी है, दे एक्सेसिव सॉल्ट्स थ्रू स्कैंटी यूरिन। स्कैंटी यूरिन मीन्स हाईली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। ओके, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। And the second thing I was telling you is through rectal and salt glands. तो rectal and salt glands एक्टिवली सॉल्ट को बाहर एक्सक्रीट कर रहे होते हैं ताकि सॉल्ट निकले। क्योंकि देखो साथ साथ पानी पी रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो पानी नमकीन भी है, तो इतना नमक अगर बॉडी में आ जाएगा, इतना ज्यादा सॉल्यूट्स आ जाएंगे, तो दोज आर ऑल्सो अननेसेसरी। हमें जरूरत ही नहीं है इतने ज्यादा नमक का, तो हम क्या करेंगे? तो वो हम बॉडी से ऐसे निकालते हैं दो तरीके से, एक रेक्टल एंड सॉल्ट ग्लैंड्स, एंड एक है थ्रू वेरी कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन। कॉन्सेंट्रेटेड इसलिए बिकॉज दे हैव टू गेट रिड ऑफ द आयंस, एंड उनको वाटर भी प्रिजर्व करना है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो, अच्छा, ये याद रखना जरूरी, Mg2+, SO4 2- and Ca2+। डू रिमेंबर these as these can come in MCQs. Now let's come to the fresh water। अब मैंने उसी स्पेसशिप को उठा के ले आया मैं फ्रेश वाटर में, मतलब मेरी जो स्पेसशिप थी, इट्स स्टिल इन वाटर बट नाउ इट्स ट्रैवलिंग इन अ रिवर रादर देन एन ओशन। मैं अंदर बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, मेरा यहाँ पे वाटर टैंक भी बना हुआ है अंदर। अंदर फ्रेश वाटर है वाटर टैंक के अंदर, और बाहर भी फ्रेश वाटर है। अब जो मेरे अंदर फ्रेश वाटर है वो कंप्लीटली प्योर होगा। ठीक है ना? सॉरी, जो बाहर जो फ्रेश वाटर है वो कंप्लीटली प्योर है। सही है। एंड जो अंदर फ्रेश वाटर है उसके अंदर ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे आयंस भी चाहिए, मुझे Na पॉजिटिव चाहिए होता है, मुझे क्लोरीन चाहिए होता है, मुझे कैल्शियम चाहिए होता है, ये सारी चीजें चाहिए ना, जैसे फिशेस को चाहिए होंगी। Ca पॉजिटिव चाहिए होगा उन्हें अपने हड्डियों के लिए, बोन्स होती हैं फिश के अंदर, सो दे डू नीड ऑल ऑफ दीज आयंस एज वेल। तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर दे हैविंग टू डील विद? इनके पास प्रॉब्लम ये होती है कि दे आर एक्टिवली लूजिंग दीज आयंस। ठीक है ना? इनके पास क्या होता है, वाटर ट्राइज टू कम इन। मैंने आपको क्या बताया था, हाई टू लो। अब यहाँ पे पानी ज्यादा है, सॉल्ट कम है। अंदर मेरे पास जो पानी है
उसमें सॉल्ट ज्यादा है और पानी कम है। एज कम्पेयर टू बाहर के एनवायरनमेंट मेरे पास आयंस और सॉल्ट ज्यादा है, तो पानी अंदर आने लगता है। अब कॉन्स्टेंटली पानी अगर फिश में आने लग जाए तो एक तो मसला ये होगा कि ओवर हाइड्रेटेड हो जाएगी, इतना ज्यादा पानी थोड़ी ही चाहिए उसे। और दूसरा मसला ये कि वो अपने आयंस लूज करने लग जाएगी। सो दे डोंट वांट दैट, दे नीड टू हैव देयर आयंस। तो अब टू कॉम्बैट दिस सिचुएशन फिशेस के पास एक मैकेनिज्म है। दीज आर द फिशेस दैट आर लिविंग इन फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश वाटर फिशेस को पढ़ेंगे अब हम। फ्रेश वाटर के साथ ये है कि उनकी बाहर की इन्वायरमेंट हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब डाइल्यूट इन्वायरमेंट है, पानी ज्यादा है बाहर। तो वाटर कॉन्स्टेंटली एंटर्स द बॉडी बाय एंडोस्मस, कॉजिंग एन इनफ्लक्स ऑफ वाटर एंड अ लॉस ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है ना, ऑपोजिट प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। आप ये देख रहे हैं वहां पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और था, लेकिन इट्स द ऑपोजिट। तो अब इनको भी ऑब्वियसली वर्क सोल्यूशन और वर्क अराउंड्स की जरूरत है। सो व्हाट दे डू, दे हैव पंप्स एंड ड्रेन्स। किडनीज के पास, इनके पास बहुत ही स्पेशलाइज्ड किडनीज होती हैं जो कि हाईली पूरे वक्त काम कर रही होती हैं और बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली, सॉरी, लेस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बना रहे होते हैं। लेस कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कि पानी की मिकदार बहुत ज्यादा होगी और आयंस बहुत कम होंगे। ठीक है, एंड दे ऑल्सो हैव स्पेशल सेल्स जो कि हमारी बुक में मेंशन्ड है, आयोनोसाइट्स। आयोनोसाइट्स आर स्पेशल सेल्स विच एक्टिवली absorb ions from the surrounding water। तो जो सराउंडिंग वाटर है उसमें थोड़े थोड़े से भी जो होते हैं आयंस, उनको वो एक्टिवली absorb कर लेता है ताकि बॉडी के अंदर आयंस की कमी ना हो, सॉल्ट की कमी ना हो, हमारे पास उतना हो जितने की हमें जरूरत है। सही है, तो दिस इज ऑस्मो रेगुलेशन का पूरा हमने कवर कर लिया। ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर जो एक साइड मरीन है, एक साइड फ्रेश वाटर है। नाउ वी आर गोइंग टू कवर टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल के अंदर हम आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर कैंगरूज आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल के अंदर, सॉरी, कैंगरू रैट्स आ जाते हैं। मतलब जो भी एनिमल्स जमीन पर रहते हैं, दो ऑल आर टेरेस्ट्रियल। ठीक है ना, कैमल्स और हम कैंगरू रैट्स। ये कैंगरू रैट्स की बहुत एक खास बात है जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ। ठीक है ना, टेरेस्ट्रियल की अगर हम बात करें तो हमारे पास पानी हमारी बॉडी के अंदर कम है और बाहर गर्मी है। जब गर्मी होती है तो ऑब्वियसली आपको अपना पानी बचा के रखना होता है क्योंकि आपके इर्द गिर्द पानी नहीं है उतना। ठीक है ना, अगर आप डेजर्ट में हो तो डेजर्ट में क्या आपको लगता है कैमल के पास इधर इधर पानी है? नहीं है। सो इट हैज टू स्टोर अ लॉट ऑफ वाटर, इट हैज टू हैव मैकेनिज्म्स, इट हैज टू हैव स्पेशल फीचर्स दैट अलाउस इट टू स्टोर इट्स वाटर और उसको जितना कंजर्व करे कर सके। आपको पता है कैमल्स की तो वैसी एग्जाम्पल दी जाती है। सो व्हाट डू कैमल्स डू, व्हाट डू ह्यूमंस डू? ह्यूमंस का अगर हम पढ़ें तो दे प्रोड्यूस कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन, ज्यादा यूरिन नहीं प्रोड्यूस करते वाटर वाली। लेकिन ह्यूमन का आप डिटेल में आगे पढ़ोगे। अभी इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स तो कैमल्स कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया और यूरिक एसिड रिलीज करते हैं। ठीक है ना, अभी हम इसको भी कवर करने वाले हैं। सो दे प्रोड्यूस यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन यानी वाटर का कम। फिर दे हैव फैट। आपको पता है ना, ये हम्प होता है, ये हम्प के अंदर ये फैट होता है, फैट स्टोर करते हैं जो कि ये तोड़ते हैं और फिर उसी से वाटर बना लेते हैं। ठीक है ना, दे ब्रेक डाउन फैट एंड उसके बाय प्रोडक्ट में वाटर निकलता है, तो ये वाटर को यूटिलाइज कर देते हैं। आपको पानी बाहर से पीने की भी जरूरत नहीं है, जो अंदर आपके पास फैट है उसी को यूज करके पानी बना लिया। सो दैट इज व्हाट कैमल्स डू। नाउ अनदर थिंग camels do is that they have, yeah, that's about it for camels. Okay, now if we talk about kangaroo rat, right? कैंगरू रैट की अगर बात करें तो कैंगरू रैट के पास पानी होता ही नहीं है इर्द-गिर्द। सो व्हाट दे डू, ये अपने बॉडी प्रोसेसेस के अंदर से वाटर बनाते हैं और उन्हीं को पी लेते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन फैट्स, सेम एज कैमल्स। सो दीज आर टू गुड एग्जांपल्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। एंड हाँ, लास्टली अनदर थिंग यू वांट टू रिमेंबर इज दैट, देखो, एक्सक्रीशन नाइट्रोजनस वेस्ट की जो होती है वो बहुत सी फॉर्म्स में होती है। वी हैव अमोनिया, वी हैव यूरिया एंड वी हैव यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड सबसे कम पानी इस्तेमाल करता है एंड कैमल एंड कैंगरू रैट यूज यूरिक एसिड बिकॉज इसको एक्सक्रीट करने के लिए कम पानी इस्तेमाल होता है। सो डू रिमेंबर दैट। लेट मी राइट यूरिक एसिड हियर फॉर यू गाइस। सही है, अब हमने कवर कर लिया ऑस्मो रेगुलेशन को कंप्लीटली। नाउ लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल, दैट इज ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ये एक और साइड ऑफ थिंग्स है। अस्यूम करो कि अभी जो ऑस्मो रेगुलेशन को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, जो ऑस्मो रेगुलेटर्स हैं, जो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, कैमल को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, फिश को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है अपने अंदर पानी को कंजर्व रखने के लिए और अपनी एनवायरनमेंट को सही रखने के लिए, एक एनिमल का ऐसा भी ग्रुप है जिनको ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो करते ही नहीं है। एंड दोज आर ऑस्मो कन्फॉर्मर्स। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को
जो बाहर की इन्वायरमेंट है पानी की वही अंदर है। दे डोंट नीड टू रेगुलेट इट, ठीक है ना। इसका एक बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है सेम टेक्स्ट बुक के अंदर, जो कि ऑस्मो कन्फॉर्मर्स और ऑस्मो रेगुलेटर्स के डिफरेंसेस को बताता है। तो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स को जरूरत ही नहीं पड़ती है अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए पानी के हवाले से। जो बाहर इन्वायरमेंट है वही अंदर भी। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स का एक चीज याद रखना, दे आर ओनली इन मरीन एनवायरनमेंट। सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, मतलब सिर्फ आपको ओशंस में मिलेंगे। सही है। एंड इनकी एनवायरनमेंट बाहर और अंदर की आइसोटोनिक होती है। आइसोटोनिक मींस सेम। जो बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन है वही पानी की कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी हो रही है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास एक है शार्क्स की। ठीक है ना। शार्क्स को बाहर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन हो जो अंदर की हो उससे फर्क नहीं पड़ता, इट्स जस्ट सेम। लेकिन इनके पास एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है दैट अलाउज देम टू कीप देयर वाटर कॉन्सेंट्रेशन गुड। मतलब पानी तो इन्हें फिर भी रखना है ना, तो वो क्या है, दे हैव रैंडम, अच्छा, दे हैव सॉल्ट्स इनसाइड देयर बॉडी। ठीक है ना। इनके पास सॉल्ट्स होते हैं जो कि इनको अलाउ करते हैं अपना मेंटेन रखने के लिए ऑस्मोटिक बैलेंस। हाउ डू दे डू दैट नाउ। अब हम अभी पिछला पढ़ रहे थे कि सॉल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सॉल्ट एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, ये सॉल्ट ही को इस्तेमाल करते हैं अपने काम के लिए। मतलब इन्होंने एक तरीके से प्रोसेस को ही इस्तेमाल कर लिया कि हमारे लिए मेंटेन करके दो, हमें हमारी इन्वायरमेंट उसको सही रखो। ये क्या करते हैं कि ये अक्यूमुलेट करते हैं यूरिया और एक होता है ट्राइमेथिलाइन ऑक्साइड अपने ब्लड के अंदर। और ये आपके ब्लड के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन कर देता है और ये क्रूशियल है क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है आपकी एनवायरमेंट अपने शार्क्स को अगेंस्ट द प्रोटीन डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ द यूरिया। ठीक है ना। सो इट अलाउज देम टू मेंटेन देयर एनवायरमेंट विदाउट एनी एफर्ट। तो ये इन चीजों को अपने अंदर रखते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि जब फिश के अंदर ऑलरेडी यूरिया है, शार्क्स के अंदर ऑलरेडी यूरिया है, इतना सॉल्ट है, सॉल्टी इन्वायरमेंट है, अंदर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो फिर इनको ट्राइमेथिलाइन ऑक्साइड की क्यों जरूरत है। तो लेट मी आंसर दिस फॉर यू कि यूरिया बहुत अच्छा होता है सॉल्टी करने के लिए। देखो सॉल्टी करने की जरूरत क्या पड़ी है यहाँ पे, क्योंकि अगर बाहर भी नमक इतना है और अंदर भी नमक इतना है तो फिर पानी ना अंदर आने की कोशिश करेगा ना बाहर जाने की कोशिश करेगा। अब आपको समझ आया कि यूरिया और सॉल्ट वो क्यों, मतलब यूरिया और ट्राइमेथिलाइन ऑक्साइड वो क्यों जमा करके रख रहे हैं अपने अंदर। ये वजह है क्योंकि उनको अब जरूरत, पानी मूवमेंट कर ही नहीं रहा है। जब बाहर भी सेम एनवायरमेंट है अंदर भी सेम एनवायरमेंट है तो पानी मूव ही नहीं करेगा, पानी कहेगा ठीक है मुझे जरूरत ही नहीं है। तो यूरिया है, ट्राइमेथिलाइन ऑक्साइड की क्या जरूरत है। वो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि यूरिया अपने काम के लिए बहुत अच्छा है, यूरिया सॉल्ट ही कर रहा है, लेकिन यूरिया प्रोटीन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है अगर बहुत ज्यादा हो। तो ट्राइमेथिलाइन ऑक्साइड एक शील्ड इफेक्ट पकड़ाता है इंटरनल मशीनरी को और यूरिया को कॉम्बैट करता है ताकि प्रोटीन स्टेबल रहे शार्क के अंदर के। सो दैट इज जस्ट इट फॉर दैट। ये आपको इसके पे कोई सवाल नहीं आता, लेकिन इट इज गुड टू रिमेम्बर, इट इज समथिंग दैट दे माइट आस्क यू इन दी एमसीक्यूज। ठीक है। नाउ हमने पूरा पढ़ लिया ऑस्मो रेगुलेशन को, हमने ऑस्मो रेगुलेशन को बहुत अच्छे से कवर कर लिया। अब हम कवर करेंगे एक्सक्रीशन को। एक्सक्रीशन के लिए मैंने एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे बनाया हुआ है। एक्सक्रीशन के अंदर बात करें तो एक्सक्रीशन में we're talking about nitrogenous waste. Living organisms produce nitrogenous waste. नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ से आता है। ऑब्वियसली आप प्रोटीन लेते हैं, आप चिकन खा रहे हैं, आप बीफ खा रहे हैं, आप मटन खा रहे हैं, आप दाल ले रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, इन सब चीज़ों से हमें प्रोटीन मिल रहा है। ठीक है। प्रोटीन बहुत अच्छा है हमारे लिए, बहुत यूजफुल है, लेकिन ऑब्वियसली प्रोटीन से वेस्ट भी निकलता है जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है। इसमें हमारे पास तीन आते हैं, एक अमोनिया, एक यूरिया और एक यूरिक एसिड। तीनों ही हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, तीनों ही ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होते हैं। लेकिन लेकिन एक दूसरे से ज्यादा हार्मफुल होता है, एक दूसरे से कम हार्मफुल होता है। अमोनिया आपके पास सबसे ज्यादा हार्मफुल है, यूरिया आपके पास उससे कम है और यूरिक एसिड उससे भी ज्यादा कम है। ठीक है ना। अब इफ यू टॉक अबाउट अमोनिया, लेट्स स्टार्ट विद अमोनिया। अमोनिया की अगर हम बात करें तो अमोनिया के अंदर, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक वन। ठीक है ना। एंड अमोनिया इज यूजुअली यू विल फाइंड इट इन फिशेस। अमोनिया आपको फिशेस में दिखेगा। अमोनिया को डिसॉल्व करने के लिए पानी में, आपको पता है एक्सक्रीट करने के लिए कितना इस्तेमाल करना पड़ता है आपको पानी। यू नीड 500 ml। अब 1 ग्राम यूरिया के लिए
अगर मैं 500 ml पानी एक्सक्रीट करने लग गया, तो आप सोचो, अगर मेरे पास 5 ग्राम है तो कितना ज्यादा पानी मुझे एक्सक्रीट करना पड़ेगा। मतलब अगर आपको अपनी बॉडी से अमोनिया निकालना है तो कितना ज्यादा आपको पानी चाहिए होगा, बहुत ज्यादा। तो इसलिए अमोनिया हमारे अंदर नहीं मिलता, इंसानों में अमोनिया नहीं है। वॉट वी हैव इज यूरिया। लेकिन अमोनिया फिशेस के अंदर होता है, फिशेस को पानी का मसला ही नहीं है, इर्द गिर्द हर जगह पानी ही पानी है, जितना पानी चाहिए उनके पास मौजूद है। तो fishes are ammoniotelic. The animals that release that excrete urea are ureotelic. The ones that release or excrete ammonia are ammoniotelic. ठीक है ना, अमोनियोटेलिक। तो फिशेस ये करती हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट यूरिया, तो यूरिया ह्यूमंस करते हैं। नाउ यूरिया इज मच लेस टॉक्सिक देन अमोनिया, सही है। यूरिया के लिए सिर्फ 50 ml वाटर की जरूरत है फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया। तो देख रहे हो कितना कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया। तो दिस इज मच मोर सूटेबल फॉर ह्यूमंस। हमारे पास इतना पानी होता है कि भाई चलो ठीक है, 1 ग्राम ऑफ यूरिया अगर हम एक्सक्रीट कर रहे हैं तो इट इज फाइन विद अस इफ वी आर रिलीजिंग 50 ml ऑफ वाटर विद इट, ठीक है ना। अब हमारे अंदर भी अमोनिया होता है। जब आप नाइट प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं तो आपके अंदर जहां भी प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमोनिया आ जाता है। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है जिससे हम अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दैट इज नोन एज द यूरिया साइकिल। ठीक है ना, यूरिया साइकिल से हम अमोनिया लेते हैं और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब हम कैसे करते हैं कि वी बेसिकली टेक अमोनिया, उसमें हमने प्लस किया कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड करने के बाद हमारे पास बन गया यूरिया। तो इट्स अ होल प्रोसेस, स्टार्ट्स ऑफ विद द ऑर्निथाइन, ऑर्निथाइन साइकिल भी कहते हैं इसको। लेकिन आपको बस इतना याद करने की जरूरत है कि यूरिया साइकिल से हमारी बॉडी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है, एंड यूरिया एक बार जब हमारे पास आ जाता है तो फिर हम उसको हम एक्सक्रीट कर देते हैं। अब आपको मैंने ये बताया कि अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है यूरिया से, लेकिन क्या आपको पता है कितना ज्यादा टॉक्सिक होता है? लेट मी गिव यू एन आंसर। Ammonia is 100,000 times more toxic than यूरिया। तो कितना कितना ज्यादा टॉक्सिक हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि इंसानों में यूरिया इस्तेमाल हो रहा है, ना कि अमोनिया। अमोनिया इज हाईली हाईली अल्कलाइन एंड हाईली corrosive। अगर अमोनिया होता हमारी बॉडी में ज्यादा देर, तो फिर हमारी बॉडी अंदर से लिटरली जंग खाने लग जाती है, इट वुड स्टार्ट गेटिंग डैमेज, इट वुडंट ऑपरेट, एंड आपकी ब्लड का पीएच बहुत अल्कलाइन हो जाता, एंड इट वुडंट बी अ गुड थिंग। तो यूरिया उससे थोड़ा कम डेंजर है, तो दैट इज व्हाई वी यूज यूरिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज यूज्ड बाय एनिमल्स और बाय ऑर्गेनिजम्स जिनके पास वो 50 ml वाला पानी भी नहीं वर्क कर सकते। मतलब इसको आप समझो बजट के तौर पे। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप जाओगे बहुत ही लैविश रेस्टोरेंट में खाना खाओगे। अगर आपके पास उससे कम पैसा है तो आप मैकडोनल्ड्स चले जाओगे। अगर आपके पास उससे भी कम पैसा है तो आप जाओगे कोई स्ट्रीट कार्ट पे, कोई बाहर ढाबे पे बैठोगे। तो यही तरीका यहाँ पे भी लगाओ। जो अमोनिया था, जो फिश थी, फिश बहुत अमीर थी, फिश के पास पानी पानी है, वो इस्तेमाल कर सकती है अमोनिया निकालने के लिए। जो हम इंसान है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है तो हम मैकडोनल्ड्स ले लेंगे। हम नॉर्मल पानी के साथ चल रहे हैं तो हम यूरिया इस्तेमाल करें। और जो हमसे भी गए गुजरे हैं, जैसे कैमल्स हो गए जो डेजर्ट में, उनके पास वो भी नहीं है तो दे आर गोइंग टू यूज यूरिक एसिड, जो कि बहुत कम पानी इस्तेमाल करते हैं। एंड उनका जो यूरिन होता है इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट लाइक फॉर्म, ठीक है ना। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ पेस्ट लाइक फॉर्म। एंड यूरिक एसिड स्ट्रक्चरली प्यूरिन्स को रिजेंबल करता है, ठीक है। प्यूरिन्स को रिजेंबल करता है। द एनिमल्स विच रिलीज uric acid are called as uricotelic। अच्छा, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ यूरियोटेलिक, ठीक है ना। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की अगर हम बात करें, और तो ये 10,000 टाइम्स, 10
1000 times less toxic than यूरिया। तो ये यूरिया से भी ज्यादा टॉक्सिक, यूरिया से भी कम टॉक्सिक है। ठीक है। तो दो फायदे हो गए यूरिक एसिड के, एक तो कम टॉक्सिक है और उससे भी ज्यादा कम पानी इस्तेमाल करता है। फॉर यूरिक एसिड यू जस्ट नीड, आई थिंक इट्स ईदर 5 ml और 1 ml, तो इट्स वेरी लेस एज कंपेयर टू अमोनिया एंड यूरिया। सो अब आपको समझ आया। अब सवाल ये बनता है कि अमोनिया फिशेस, यूरिया मैमल्स जैसे हम हो गए, इंसान हो गए, यूरिक एसिड कौन यूज कर रहा है? सोचा? लेट्स टॉक अबाउट यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड की अगर हम बात करें और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए, तो आप अपने आंसर में बर्ड्स मेंशन करेंगे, आप अपने आंसर में रेप्टाइल्स मेंशन करेंगे। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स आर यूरिकोटेलिक। गॉट इट? तो इनकी जो यूरिन होती है, इट्स नॉट लिक्विडी, इट्स लाइक पेस्ट, पेस्ट रिलीज कर रहे होते हैं ये। सो दैट इज इट फॉर एक्सक्रीशन, एंड दैट इज ऑल वी हैव टू कवर फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ अ मैन, जिसके अंदर हम पूरा यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे हम इंसानों का, और फिर उसके बाद हम किडनी भी करेंगे। सो दैट्स अ फन टॉपिक। अब हम इंसानों के अंदर डेप्थ में जाएंगे। देखें, लेक्चर का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। ठीक है ना? मैं आपको फिर से बताता हूँ, मैंने शायद पहले लेक्चर में भी ये बात कही थी कि मैं चाहता हूँ आप अपने साथ बुक खोल के रखें और बुक से हाईलाइट करें, बुक से रीड करें, और इस लेक्चर से अपनी बेस बनाएं। ये लेक्चर का मकसद ये है कि आपको समझ आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है एग्जाम के अंदर आपके दिमाग से कुछ चीजें निकल जाती हैं। मेरे साथ भी होता था, मेरे साथ होता है कि मैं भूल जाता हूँ। तो उन वक्तों में मुझे कॉन्सेप्ट बहुत मदद करते हैं कि अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हो तो आप अपने अल्फाजों में भी आंसर लिख देते हैं। ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप इंटर में जो बुक में लिखा है वो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड लिख कर आए, हालांकि वो भी ठीक है, जो बुक के अंदर लिखा है वो ठीक है, लेकिन अगर आप अपने अल्फाजों में आंसर लिखें तो वो ज्यादा अच्छा है। आप समझ के लिख रहे हैं। तो यहाँ से अपनी बेस बनाओ, बुक से याद करो, बुक से पॉइंट्स पकड़ो, और एग्जाम में अपना आंसर लिखा रहो। दैट इज व्हाट आई वांट यू गाइस टू डू। ठीक है ना? आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ वेरी फन वे फ्रॉम दीज लेक्चर्स, एंड इंशाल्लाह दैट इज हैपनिंग। अगर आपको लगता है कोई और चीज आपको नहीं समझ आ रही, कोई भी कॉन्सेप्ट मैं और अच्छे से समझा सकता हूँ, तो बिल्कुल कमेंट्स में बताना मुझे जरूर। ठीक है? मैं उन सबको पढ़ूंगा। अब बिफोर वी एंड द लेक्चर, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने एक सवाल किया था, इस लेक्चर में भी हम एक सवाल के ऊपर जाएंगे, जो कि है कि आपको क्या लगता है वाई टू कार्निवोर जैसे कि लायंस हो गए, वो ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करेंगे एज कम्पेयर टू अ हर्बिवोर लाइक काउ? ठीक है ना? अब एनिमल्स तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैं, कुछ ज्यादा बीफ खाते हैं, कुछ हर्बिवोरस होते हैं। तो इन दोनों के नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या फर्क होगा कि एक ज्यादा एक्सक्रीट कर रहा है, एक कम कर रहा है? तो क्या वजह होगी इसकी? इसका आंसर बुक में है। इसका आंसर आप थोड़ा अगर कॉमन सेंस इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको आ जाएगा। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग, लेकिन थोड़ा आप सोचें। ठीक है ना? एंड देन इसका अगले लेक्चर में हम लोग आंसर डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग यूरिनरी सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। वंस अगेन कोई भी सवाल हो नीचे लिखिएगा, एंड दुआ में याद रखिएगा। दैट इज ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।